क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात को समझना, मध्यकालीन भारत के बारे में ये चर्चाएं हम कर रहे हैं, जिसको मेरे द्वारा यहाँ पूरा कराया जा रहा है कंप्लीट थ्योरी। आज हम मुगल्स को कंप्लीट कर लेंगे और कुछ स्टैटिक डेटा जो मेडाइवल हिस्ट्री से बिलोंग करता है वो डेटा भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको काफी ज्यादा फायदा जो है मिलने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलो ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है। मुगल डायनेस्टी इसमें चल रही है और कल की क्लास में हम औरंगजेब के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हम औरंगजेब के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हेड अप कर लेंगे और बात करेंगे यहां औरंगजेब के बारे में। तो हम मुगलों और सिखों के मध्य विद्रोह की बात कर रहे थे। तो एक चीज मैं आपको बता चुका था, शीशगंज गुरुद्वारे के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी तथा औरंगजेब के मध्य संघर्ष। इसको भी आप थोड़ा सा लिख लेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के मध्य संघर्ष। वो इसी पेज पर आपका आ जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, या चलो नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। जो चार साहिबजादों के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। हेडिंग क्या है हमारी? मुगल सिख संघर्ष, conflict between Mughals and Sikhs, conflicts between Mughals and Sikhs, conflicts between Mughals and Sikhs। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात यहां पर यह है भाई, आपको याद रखना है 1704 के अंदर स्टार्टिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, चलो तो 1704 में आपको देखने को मिलेगा कि यहां 1704 में औरंगजेब आदेश देता है। औरंगजेब ने सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को आदेश दिया कि वो पंजाब में इस्लाम धर्म का प्रचार करें। सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को आदेश दिया पंजाब में कब्जा प्लस इस्लाम प्रचार करने का। तो यहां ये जो व्यक्ति है जिसकी बात कर रहा हूं यहां पर मैं, वजीर खान, ठीक है, इसके बारे में इंग्लिश में इस वाली सर लाइन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस वाली लाइन को प्लीज इंग्लिश में बता दीजिए। तो आप लिख सकते हैं औरंगजेब ऑर्डर्ड वजीर खान गवर्नर ऑफ सरहिंद टू कैप्चर पंजाब कैप्चर की बात यहां पर कही गई। ठीक है, अब यहां पर जो बात है ना मेरे बच्चे, यहां पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी। तो यहां आपको 1704 और 5 के मध्य एक बैटल देखने को मिलेगा। 1704 से 1705 के बीच में बैटल देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ चमकौर देखने को मिलेगा। इसको बोलेंगे चमकौर युद्ध आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात? जी हां। अब यहां एक बात और समझना, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे हैं। गुरु गोविंद सिंह अच्छा, मैं आपको यह चीज पहले ही स्पष्ट कर दूं कि बेटा सिख धर्म को मैं मॉडर्न इंडिया में पढ़ाता हूं। ठीक है, जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाता हूं तब मैं सिख धर्म पढ़ाता हूं। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। तो यहां मैं सिख धर्म नहीं पढ़ा रहा, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में डिटेल दे दूंगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कौन से नंबर के गुरु थे? सर ये 10th गुरु हैं। इसके बाद जो 11वें नंबर के गुरु हैं वो कोई व्यक्ति नहीं बना। 11वें नंबर पे
जो बुक होती है सिख धर्म के अंदर पवित्र मानी जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं को 11th कंसीडर किया जाता है। अब यहां पर देखिए बेटा अनिल जाखड़, कृपया पूरी क्लासेस देखें। जो आप डाउट पूछ रहे हैं ये मैं क्लियर कर चुका हूं, निश्चिंत रहना। यहां पे लिखिए बाबू, ये गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह। अगली क्लास देख लेना, जिस क्लास में आप देख के आए हैं उससे अगली 2 क्लास देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इनके बेटे हैं, इनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों की बात करते हैं, 4 पुत्र। सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह और जुझार सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह या साहिबजादा जोरावर, साहिबजादा जोरावर और जोरावर और साहिबजादा फतेह, साहिबजादा फतेह सिंह, फतेह सिंह। तो बेटा ये नाम आपको देखने को मिल गए सबके। एज भी चाहो तो लिख सकते हो, 18 साल इनकी उम्र थी, 18। इनकी 14 या 16 लिखी जाती है तो 16 लिख दे रहा हूं। जोरावर सिंह की एज 9 है, फतेह की एज 6 है। तो ये इनकी एज है, ठीक है। तो दैट इज, एक बच्चा कह रहा है सर ये क्या वी आएगा यहाँ पे? बेटा वी नहीं आएगा, GOB आएगा, GOBIND, गोबिंद, ठीक है, विंद नहीं है, बिंद है। अच्छा ये है इनकी ईयर एज, ईयर इतने ईयर के थे ये। तो बैटल ऑफ चमकौर के अंदर ये दोनों को शहीदी मिल जाती है, इनको साहिबजादा जी को और जुझार सिंह और अजीत सिंह। तो इनकी डेथ होती है बैटल ऑफ चमकौर में, ये शहीद हो जाते हैं, इसी युद्ध में शहीद हुए, इसी युद्ध में शहीद हुए, शहीद हुए, मार्टियर। इस बैटल में शहीद जो हुए हैं, हत्या किसने करी थी? किल्ड बाई वजीर खान, किल्ड बाई वजीर खान। तो इनकी हत्या कौन करता है? वजीर खान के द्वारा हत्या की गई, है ना। अच्छा आगे हम बढ़ेंगे, इससे आगे, इससे आगे अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जोरावर है और फतेह है, इनके बारे में याद रखना, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, कैप्चर्ड या कैपिटेटिव बोलेंगे, कैपिटेटिव, ठीक है। कैप्चर माने कब्जा करना होता है, कैपिटेटिव माने होता है गिरफ्तार करना किसी को, ठीक है, याद रखना। अब जब इनको कैपिटेटिव कर लिया तो जैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इनसे कहा अब तुम ये देखो, जब तुम 9 साल के थे या 6 साल के थे, तुम में कितनी बुद्धि थी तुम में, है? पानी के चक्कर में तुम रोते डोले रहे थे। अब यहां क्या है कि इन दोनों को गिरफ्तार जब किया गया तो वजीर खान ने कहा कि या तो तुम इस्लाम कबूल लो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा दीवार में चिनवा दूंगा। दीवार में इनको खड़ा कर दिया और कहा कि दीवार चिनी जाएगी, बीच में भी अगर तुमने इस्लाम को कबूलने की बात कह दी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन इन दोनों ने कहा कि तुम हमें तो छोड़ो, पूरे एरिया को भी अगर दीवार में चिनवा दोगे ना, हम तब भी इस्लाम नहीं कबूलेंगे। और वो साहस जो उन्होंने उस दिन दिखाया, उस साहस की वजह से आज पंजाब के अंदर आपको सिख देखने को मिलते हैं। एक छोटे बच्चे में अगर इतना साहस रहा होगा तो आप सोचिए कि ये दोनों कितनी बहादुरी से लड़े होंगे। इनकी माता कितनी बहादुरी से इनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी डेवलप की होगी। इनके पिताजी किस लेवल के आदमी रहे होंगे, तो वो समझिए आप। तो इन दोनों को कैपिटेटिव बनाया और दीवार में चिनवा दिया था, दीवार में चिनवा दिया गया, दीवार में चिनवा दिया गया, चिनवाया गया, ठीक है। और यहां पर इनकी शहीदी आपको देखने को मिलती है, ये भी यहां पर शहीदी इनकी भी आपको देखने को मिलती है, शहीदी,
मॉर्टियर। तो ये आपको देखने को मिलता है। हालांकि फिर बाद में ये कहा गया कि वजीर खान की हत्या करके बदला लिया जाएगा, और बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान की हत्या करके बदला लिया था। ठीक है, चलो। तो ये कुछ इस तरीके की बातें आपको देखने को मिली हैं जो काफी खतरनाक है। एक बच्चा है क्लास के अंदर, अजय मिश्रा। सुनो मिश्रा, कायदे में रहो। आप क्लास में इसलिए आए हैं ताकि यहां पे आप पढ़ सकें। मैं आपकी बात का रिप्लाई जरूर देता अगर वो बात क्लास से संबंधित होती। मानसिकता दिखाइए, समझे? बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे कारण परेशान नहीं होंगे। चलो, इसको अगर नोट कर लिया तो बताओ। सर, गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस पटना है। जी हाँ, इनका बर्थ प्लेस पटना है, दमदमा साहिब। चलो, व्हाट इज दिस? अब मुस्कान नाम की लड़की, देख भाई अमित मिश्रा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मुस्कान नाम की लड़की ये कह रही है कि सर मिश्रा को समझा दो वरना मिश्री बना देंगे। लो, अब मैं क्या कहूं इससे, मुस्कान से, बताओ। ठीक है, किल्ड भाई। अब वजीर खान नाम लिखा है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बताओ। ठीक है सर, वॉइस इंक्रीज कर। अबे मैं बोल ही मंदा रहा था। ये नोट हो गया है तो बताओ फटाफट से। हो गया नोट? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान के बारे में। ये सब चीज आपकी क्लियर हो जाती है। बेटा मेरा जन्मदिन यहां नहीं आता, मेरा जन्मदिन जुलाई में आता है। ठीक है, याद रखें। सर, धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म रक्षा करता है। बेटा गीता में लिखा हुआ है धर्म रक्षो रक्षति। अगर धर्म रक्षते है, मतलब इसका मतलब है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा, इस प्रकार से कहा जाता है। सर, ये कहां पे हुआ था? ये फतेहगढ़ साहिब में हुआ था। ये फतेहगढ़ साहिब में हुआ था। इस जगह को नाम जो है फतेह सिंह के नाम पर दिया जाता है क्योंकि ये सबसे छोटे थे, तो फतेहगढ़ साहिब जगह का नाम है, फतेहगढ़ साहिब। आगे आगे बढ़ो यार, तुम बहुत मजे ले रहे हो यार, कोई बात नहीं, चलो। अब हम आगे बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान, औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान, या फिर आप समझेंगे नेक्स्ट औरंगजेब के अन्य मुख्य बिंदु। औरंगजेब के अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य। इसके अदर इंपोर्टेंट वर्क की बात करते हैं। अदर इंपोर्टेंट वर्क्स, अदर इंपोर्टेंट वर्क्स, अदर इंपोर्टेंट वर्क्स। तो भाई 1681 में आपको देखने को मिलेगा। सर, जिंदा चिनवा दिया था? जी हां, बहादुरी देखिए उनकी। 1681 में आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ अकबर, रिवोल्ट ऑफ अकबर, अकबर का विद्रोह, अकबर का विद्रोह। अब बात आती है कि ये अकबर कौन है। अब ये अकबर कौन है? ठीक है, चलिए। तो द पॉइंट इज कि हु इज अकबर? ये अकबर जो औरंगजेब का बेटा है, सन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ये वो वाला अकबर नहीं है बेटे, दूसरा अकबर है ना, ये औरंगजेब का बेटा अकबर है। ठीक है, चलो याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंटर हम यहां देखेंगे कि हाँ भाई अकबर के विद्रोह की बात कर रहे हैं। अकबर ने विद्रोह कर दिया, तो अकबर ने क्या काम करा था? अकबर ने संभाजी के साथ मिलकर, संभाजी, अकबर ने क्या काम करा था? संभाजी के साथ मिलकर, संभाजी के साथ मिलकर, संभाजी के साथ मिलकर, संभाजी आप जानते हैं संभाजी कौन है? संभाजी मराठा है, संभाजी मराठा है।
तो संभाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह, विद्रोह किया था। इस विद्रोह का रिजल्ट क्या निकला भाई? इस विद्रोह का रिजल्ट ये निकलता है, अकबर को कैद कर लिया गया, अकबर को कैद किया गया, कैद किया गया, बाद में हत्या कर दी गई, बाद में हत्या कर दी गई, बाद में हत्या कर दी गई। और 1689 में, और 1689 में संभाजी महाराज को भी कैद किया गया, संभाजी महाराज की हत्या की गई, संभाजी महाराज की हत्या, संभाजी महाराज की हत्या की गई, की हत्या की गई। और जब संभाजी महाराज की हत्या की जाती है तो उनके बाद संभाजी महाराज के जो पुत्र थे, संभाजी महाराज के पुत्र और वाइफ, इनके पुत्र थे शाहूजी, शाहूजी, और वाइफ थी इनकी, पत्नी थी येशुबाई, येशुबाई। इन दोनों को कैद करके दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया, कैद करके दिल्ली जेल में डाल दिया गया, कैद करके दिल्ली जेल में डाल दिया गया, कैद करके दिल्ली जेल में डाल दिया गया। ठीक है, चलो, कैद करके दिल्ली जेल में डाला गया। जेल में 1707 तक रखा गया, तक रखा गया। औरंगजेब की डेथ के बाद ये यहां से रिलीज हुए हैं। ठीक है, चलिए जी, याद रखना। ओके, चलिए। हाँ बेटा आ जाइए, सबके लिए होगा, आप पढ़ सकते हैं। संभाजी कौन है? शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी। हाँ, आपको ये भी नहीं पता है, कैसे भारतीय हैं भाई आप? कौन था ये? प्रज्ञा, वाह प्रज्ञा वाह। संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज जी के पुत्र हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे अकबर कैप्चर्ड एंड किल्ड, इसको इंग्लिश में अकबर कैप्चर्ड एंड किल्ड, अकबर कैप्चर्ड एंड किल्ड, एंड संभाजी किल्ड इन 1689, संभाजी किल्ड। और यहां साहूजी एंड येशुबाई, साहूजी एंड येशुबाई कैप्चर्ड एट दिल्ली, कैप्चर्ड इन दिल्ली जेल टिल 1707। ठीक है बाबू, चलो क्लियर है। चलिए, हाँ बेटा काजल, वो बहुत होंगे। इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम jeetrana.77 पर एक खास ग्रुप है, वहां पे डले हुए हैं। बेटा कृपया करके पढ़ने पे ध्यान लगाओ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी 1681 में। नेक्स्ट आप देखेंगे 1686, 1687। 1686 में कहा जाता एनेक्स ऑफ बीजापुर, एनेक्स ऑफ बीजापुर, एनेक्स ऑफ बीजापुर। 87 में कहा जाता एनेक्स ऑफ गोलकोंडा, एनेक्स ऑफ गोलकोंडा। इसका मतलब क्या है? बीजापुर के एनेक्स का मतलब है 1686 के अंदर बीजापुर को मुगल सल्तनत में मिलाया, बीजापुर को मुगल सल्तनत में मिलाया, मुगल सल्तनत में मिलाया, मिलाया।
और यहां गोलकोंडा के अंदर भी आप देखेंगे कि गोलकोंडा को मुगल सल्तनत में मिलाया, गोलकोंडा को मुगल सल्तनत में मिलाया, सल्तनत में मिलाया, औरंगजेब के द्वारा। ठीक भाई, है ना? चलिए, जी हाँ सर, जिंदा पीर का मतलब क्या है? क्योंकि यह अपना जितना भी शासन करता था वो इस्लाम के अकॉर्डिंग करता था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहते थे। ठीक है, चलिए, क्या बीजापुर और गोलकोंडा बहमनी का हिस्सा थे? हाँ, ये दोनों एक समय बहमनी का हिस्सा थे, लेकिन बहमनी साम्राज्य 1484 में टूट गया था। ठीक है, अब यहां देखेंगे 1707 एक ईयर हो जाएगी, 1707। अब ये ईयर क्या है? 1707। ठीक है, चलिए, 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु होती है। कारण देखो, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होने के बाद तो उसकी मृत्यु भी हो ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, बीमार होके बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, है ना? तो बात यह है, क्लियर? जी हाँ, तो दैट इज औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, मृत्यु आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक बात। तो पूछा जाता है इसकी मजार कहां पर है, इसका मकबरा कहां पर है? सर, इसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसकी टॉम्ब आपको कहां देखने को मिलती है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिसको संभाजी नगर बोलते हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एमएच, आज की डेट में औरंगाबाद को संभाजी नगर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? संभाजी नगर, संभाजी नगर इसको बोला जाता है। कृपया करके इसको लिख लीजिए, बुढ़ापा और बीमारी। जी हाँ, नोट करो, बिना परेशानी के आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। फटाफट से लिखिएगा, ठीक है? बिना परेशानी के लिखिए, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, हाँ जी, चलो ठीक है। यस सर, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब बच्चे, इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाएगा। इसकी जो आत्मकथा है या इसकी बायोग्राफी है, यानी जीवनी है, वो किसने लिखी है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए, अब समझिए। अब इसकी क्या दो किताब आपको देखने को मिल जाएंगी। पहली किताब का नाम फटाफट से आपको लिखना होगा, फटाफट लिखिए, आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा,
मिर्जा मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा, आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम, काजिम, जिम, जिम, ठीक है। चलिए दूसरा, मिर्जा मोहम्मद काजिम के बाद नेक्स्ट है मशीर ए आलमगिरी, मशीर ए आलमगिरी, शाकी मुस्ताद खान, शाकी मुस्ताद खान, शाकी मुस्ताद खान, मुस्ताद खान, शाकी मुस्ताद खान, शाकी मुस्ताद खान लिख लेंगे। मशीर आलमगिरी, मशीर आलमगिरी, मशीर आलमगिरी, मशीर आलमगिरी। तो ये दो आपको देखने को मिल जाएंगी तगड़ी तगड़ी किताबें, फटाफट लिखिए। अब एक बच्चा बोल रहा है सर जी, एक बच्चा बोल रहा है कि सर फतवा ए आलमगिरी किसने लिखी है? बेटा फतवा ए आलमगिरी खुद इसी ने लिखी है, वो इसकी ऑटोबायोग्राफी होगी। एक बच्चा जो नाम ले रहा है फतवा ए आलमगिरी, वो औरंगजेब ने खुद लिखी है। फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब ने खुद लिखी है, लिख लीजिए। फतवा ए आलमगिरी यहां लिख दे रहा हूं, जगह है नियर यहां, चलो फिर भी मैं मैच कर लेता हूं, यहां जगह बना लेता हूं। फतवा ए आलमगिरी स्वयं लिखी है इसने, फतवा ए आलमगिरी। तो फतवा ए आलमगिरी इसने क्या स्वयं लिखी है, स्वयं, ठीक है। दैट इज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलिए, क्या ये मुगलों का लास्ट किंग है? बेटा मुगलों की जो मेजर ब्रांच है ये उसका लास्ट किंग है। इसके बाद आपके लेटर मुगल्स आते हैं। अब यहां पर ये जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसको नोट कर लिए हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी परेशानी के। तो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर, ओके, ओके, ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब इस पेज पर मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लूंगा। मुगल्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं अभी आपको कुछ स्टैटिक डेटा देता हूं जो इससे रिलेट करेगा। गुरप्रीत बेटा, वो जो किताब जो आप बता रहे हो ना जफरनामा, वो बेटा मैं उसको एक ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर नहीं इंक्लूड किया है एनसीईआरटी ने। अगर एनसीईआरटी ने किया होता तो मैं उसको इंक्लूड कर देता, बट एनसीईआरटी ने नहीं किया। वो किताब मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं ऐसे उसको एज ए प्रूफ नहीं दे सकता, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, मैं समझता हूं, मैंने आपकी बात को गलत नहीं कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे भी उसका समर्थन फिर करना पड़ेगा ना, वो समझिए। अभी मैंने आपको मुगल्स के बारे में बात की, मुगल्स के बारे में बात की। मुगल, तो मुगल्स की आपकी दो ब्रांच होती हैं। एक होते हैं, मुगल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां, तो मुगल्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच को कहा जाता है मेजर मुगल्स, मुख्य शाखा है ये मुगल्स की, मेजर यानी मुख्य शाखा है, ये मुगल्स की मुख्य शाखा है मेजर। एक होती है उत्तरवर्ती मुगल्स, उत्तरवर्ती मुगल्स होते हैं कुछ। अब जो उत्तरवर्ती मुगल होते हैं उनको बोलते हैं अपन लेटर मुगल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स। टाइम पीरियड इनका क्या है बच्चे? सर ये वाला जो टाइम पीरियड है 1526 से लेके 1707 है। तो मुगलों की ये शाखा हम पूरी कर चुके हैं। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स इस तरीके से डिक्लाइन होते चले जाएंगे। तो 1707 से लेके 1857 का जो पीरियड है ये उत्तरवर्ती मुगल्स होते हैं। और इनको हम बेसिकली कहां पढ़ेंगे सर? इनको हम पढ़ते हैं किसमें भला? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत, क्लियर। तो अब क्योंकि मैं यहां पे मुगल्स को कंप्लीट करा चुका हूं, और अगला जो सेशन है जिसको मुझे कराना है वो एक बार यहां पे आप देखेंगे, वो है सर जी, जब ये कंप्लीट हो चुका है तो विजयनगर अंपायर।
अब जिससे पहले कि मैं विजयनगर एम्पायर शुरू करूं, मैं आपको कुछ स्टैटिक डेटा देना चाहूंगा। मैं आपको कुछ स्टैटिक डेटा देना चाहूंगा। सम स्टैटिक डेटा, सम स्टैटिक डेटा, सम स्टैटिक डेटा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, पूछा जाता है। वो नेक्स्ट पेजेस पे मैं आपको इंक्लूड करूंगा। लेकिन अभी क्या चाहता हूं मैं आपके सामने कुछ डेटा बनाऊंगा, हाथों से लिखूंगा खुद से, तो आप उसका जवाब दें मुझसे पहले, मुझे भी अच्छा लगेगा। वो चीज आप पढ़ चुके हैं और क्योंकि मैं चाहता हूं आप जवाब दें, तो आप जवाब देंगे। समझे कि नहीं समझे? सर क्या मॉडर्न हिस्ट्री आप नहीं पढ़ाएंगे बेटा? आपको लगता है कि मेरे अलावा मॉडर्न हिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा? लोग पढ़ाते हैं, मैं जी चुका हूं। और अब समय आएगा कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री जिवाऊं, आप जिए मॉडर्न हिस्ट्री, निश्चिंत रहिए, ठीक है? अच्छा, सब स्टैटिक डेटा की बात करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, काइंडली उनका आंसर कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपके पूछता हूं, मुगल्स के बारे में ही है। अच्छा, ये क्या आपको नोट करने होंगे क्वेश्चंस? हाँ बेटा, क्वेश्चंस नोट कर लेना, जरूरी होते हैं, ठीक है? चलिए, तो मुगल्स के बारे में है डेटा। तो पहला है मुगलों के मकबरे। इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, मकबरे, टॉम्ब ऑफ मुगल्स, टॉम्ब ऑफ मुगल्स। मुगलों के मकबरे कहां कहां पर हैं? कई बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? अब समझिएगा कि टॉम्ब ऑफ मुगल्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है। आप बताएंगे सर बाबर का मैं सिर्फ यहां लिखूंगा, आप बताते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा बाबर, आप बताएंगे बाबर का मकबरा कहां पर है। फिर मैंने लिखा हुमायूं, आप बताएंगे हुमायूं का मकबरा कहां पर है, हुमायूं। मैं लिखा अकबर, आप बताएंगे अकबर का मकबरा कहां पर है, अकबर। मैंने लिखा जहांगीर, आप बताएंगे जहांगीर का मकबरा कहां पर है, जहांगीर का मकबरा कहां पर है, जहांगीर। मैंने लिखा यहां पर शाहजहां, शाहजहां, तो शाहजहां का मकबरा कहां पर है, शाहजहां। मैंने लिखा है औरंगजेब, तो आप मुझे बताएंगे औरंगजेब का मकबरा कहां पर, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है, ठीक है? चलिए फटाफट बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, बाबर का। भाई बाबर का जो मकबरा है वो पहले आगरा में था। पहले कहां पर था? आगरा में, आरामबाग में, आगरा, आगरा में कहा, आरामबाग। बाद में ये जो मकबरा है बाद में कहां पहुंच गया, बाद में पहुंच जाता है काबुल, काबुल का अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। एकमात्र मकबरा है जो दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। ये सबसे यूनिक शैली में बना हुआ है, ठीक है? अकबर का मकबरा कहां पे, अकबर, अकबर का मकबरा सर ये सिकंदरा में देखने को मिलता है, सिकंदरा, सिकंदरा। सिकंदरा कहां पे है जी, सिकंदरा? एक सेकंड, सिकंदरा कहां पे सर? आगरा में है सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में है। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है, जो ताजमहल है, ताजमहल, वही इसका मकबरा है। नेक्स्ट है ये औरंगजेब, इसका कहां पर है सर? इसका औरंगाबाद में है, जिसका नाम अभी चेंज होकर संभाजी नगर हो चुका है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक बात? जी हां, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां कुछ इस प्रकार से आप मैटर को समझेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, लाहौर में किस जगह? लाहौर में शादरा नाम की जगह है, शादरा नाम की जगह है। तो लाहौर में जो शादरा नाम की जगह है वहां पर इसका मकबरा है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कि आप इनकी
किताबें भी बता दे जो इनकी किताबों के उल्लेख है, इनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। तो इनसे रिलेटेड पुस्तकें भी आप बता दें, पुस्तकें जो इनसे रिलेट करती हैं, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। मतलब जीवनी या आत्मकथा, मतलब जीवनी या आत्मकथा, जो भी है आत्मकथा। प्लस मुझे आप इनका कार्यकाल भी बता दें। पहले मुझे इनका कार्यकाल बता दो फटाफट से। अरे मान जाओ रे, कार्यकाल बता दो। कार्यकाल जैसे बाबर है 1526 में आया, 30 तक रहा, ठीक है। हुमायूं सर 1530 में आया, 40 तक रहा। फिर अगला टेन्योर 1555 में आया, 56 तक रहा, ठीक है। तो डेथ कब होगी? ऑब्वियस सी बात है यार, बाद में है तो बाद में डेथ होगी। यहाँ डेथ हो गई इसकी डेथ हो गई। देन सर अकबर का टेन्योर क्या है? सर ये 1556 में बैठा, 1556 में बैठा और 1605 तक रहा। अब बहुत बढ़िया भाई। जहांगीर सर 1605 में बैठा, 27 तक बैठा, मैं बहुत सही। सर ये 1627 से 58 तक बैठा, मैं अच्छा। सर ये 1658 से 1707 तक बैठा, मैं बहुत सही हूं, वाह जी वाह। तो इनकी डेथ कब हुई है? अरे जब इनका टेन्योर हुआ है तब इनकी डेथ हुई है सर। मैं ठीक है यार, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं, ठीक है जी। अब सर इनकी किताब बता दो। अच्छा ठीक है भैया, किताब लिखिएगा। अब जैसे यहां पर बाबर की किताब है बाबरनामा, तो इसकी बाबर की किताब आपको देखने को मिलती है बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की में है, टर्किश में है बाबरनामा। और इसकी तुजुक ए बाबरी भी है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी फारसी में है भाई, पर्शियन में है, पर्शियन में। किसने लिखी है? अबुल रहीम ने लिखी है, अबुल रहीम ने लिखी है, जिनको अबुल रहीम खाने खाना भी कहते हैं भाई, खाने खाना। समझे कि नहीं समझे? हुमायूं की है बेटा हुमायूं नामा, ठीक है ठीक है। हुमायूं की कौन सी है बाबू? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। कौन लिखा है? इनकी बहन लिखी है, बहन का नाम इनकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। एक बार फिर ध्यान तक कह रहा हूं, मेरी बात एकदम सुन लो, ठीक है। जो भी लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं, यूं ही अपनी कॉपी में उतार दो इन्हें, एग्जाम में यूं ही पूछा जावे है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है ठीक है। अब अकबर की क्या है? अकबर की भाई एक तो है अकबरनामा, एक आईने अकबरी। एक है इसकी अकबरनामा और एक है इसकी आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबरी। दोनों ही किताब किसने लिखी है? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, ठीक है। समझ गए? बहुत बढ़िया। किताब की लैंग्वेज नहीं लिख रहे सर, बेटा पर्शियन में है, ये भी फारसी में है, पर्शियन यानी फारसी में है, ये दोनों भी फारसी में है, ये भी फारसी में है। समझ गए? बहुत बढ़िया। जहांगीर की किताब किसने लिखी है? फतवा ए जहां, इसको बोलते हैं तुजुक ए जहांदारी। इसकी बताओ जहांगीर की फटाफट से, ठीक है। शाहजहां की बताइए, शाहजहां नामा, इसकी शाहजहां नामा है। चलो सर तुजू के बाबरी तुर्क में है, बहुत मारूंगा बेटा, फारसी में है, ठीक है। चलिए फटाफट आईने अकबरी, अरे लिख तो दिया, फटाफट नोट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। किताब का नाम बताइए जहांगीर का, आपको लिखवा चुका हूं मैं, अभी भी अबुल फजल पे पढ़े, ये बताओ। ऐसे करोगे एग्जाम पास?
चलो इसकी औरंगजेब की तो आप लिख सकते हैं फतवा ए आलमगिरी, जो इसने स्वयं लिखी है, सेल्फ, स्वयं स्वयं लिखी है इसने, स्वयं। बहुत बढ़िया। बेटा अनूप आप रहने दो। अनूप, आपको बेटा अभी लॉजिक नहीं पता है बहुत सारी चीजों का, अभी आप चिल्ड्रन है बेटा। ठीक है, फतवा आलमगिरी लिख दिया। अरे भाई किताब का नाम बताओ। ठीक है, इसकी किताब का नाम, अच्छा, इकबालनामा। इकबालनामा ठीक है, इकबालनामा भी है। इकबालनामा ये जहांगीरी है। तुझू के जहांगीरी इसने खुद लिखी है, बहुत बढ़िया। तुझू के जहांगीरी, तुझू के जहांगीरी, तुझू के जहांगीरी, इकबालनामा ये जहांगीरी, इकबालनामा ये जहांगीरी। अब किस किसने कैसे कैसे लिखी है। अब जैसे ये किताब जो है इसने स्वयं लिखी है, और साथ में हेल्प ली थी इसने किसकी, मोतमिद खान की, मोतमिंद खान की, मोतमिद खान की, मोतमिंद खान, मोतमिंद खान। और इस किताब को मोतमिंद खान ने ही लिखा है। बात हुई ओके की रिपोर्ट पे। अब शाहजहां की बुक बताइए। तब तक मैं औरंगजेब की मैं बता चुका हूं, फतवा आलमगिरी इसने खुद लिखी है। बाकी की दो किताबें आपको यहां आराम से दिख जाएंगी, आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद, मशीर आलमगिरी, शाकी मुस्तैद खान। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजमी, मिर्जा मोहम्मद काजमी, जी हाँ। ठीक है, तो मिर्जा मोहम्मद काजमी में आप देख सकते हैं, मिर्जा काजमी, मिर्जा मोहम्मद काजमी। तो मिर्जा मोहम्मद काजमी जो है इसने लिखी है आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। अब शाहजहां नामा जो है वो किसने लिखी है, फटाफट से आप शाहजहां नामा के बारे में बताएंगे कि शाहजहां नामा किसने लिखी है, फटाफट। चलो सर आईनी जहांगीरी भी, हाँ बेटा, बट दैट डजंट मेक सेंस ना। ठीक है, तो पहले आप इसमें नाम बताइए, शाहजहांनामा किसने लिखी है, इनायत खान ने, बहुत बढ़िया, इनायत खान के द्वारा लिखी गई है। पादशाहनामा, देखो शाहजहांनामा, इसकी दो किताब हैं, शाहजहांनामा, और बेटा इसकी एक किताब और है पादशाहनामा, वो भी इसी की है, पादशाहनामा। ये है अब्दुल हामिद लाहौरी की, किसकी है, अब्दुल हामिद लाहौरी, इसका नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी, हामिद लाहौरी, लाहौरी। ठीक है, और शाहजहांनामा लिखी है इनायत खान ने, इनायत खान ने। बात खत्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं जी, और इन सभी किताबों की जो लैंग्वेज है, बाबरनामा को छोड़कर इन सभी किताबों को फारसी में लिखा गया है। अगर आप इस चीज को नोट कर लिए हैं तो फटाफट बताइए। यहिया सर हिंदी, हाँ भाई, यहिया बिन सर अहमद सर हिंदी ने ये नहीं लिखी, उसने लिखी है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, अगर नोट हो गया तो बताओ। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहां बुक लिखवा दी, उनकी किताबें आत्मकथा लिखवा दी, एक ही किताब एक ही पेज पे, तो ये काफी अच्छा पेज हो गया, इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई हैं। ठीक है, याद रखना। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब इनके बारे में थोड़ी स्टैटिक डेटा आपको दे देते हैं। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझो कि आपको अब नोट नहीं करना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो देखो। इस पीडीएफ में आपको पता लगेगा कि दिल्ली राजवंश में प्रशासन किस तरीके से चलता है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ाता, पीडीएफ के थ्रू बच्चों को बहकाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता।
ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये आप सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए मैंने डाल दिया है। ये चीजें कुछ होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंपोर्टेंस की बात करती हैं। जैसे एक समय जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली राजवंश चल रहा था, तो केंद्र का प्रमुख सुल्तान होता था, प्रांत का प्रमुख नायाब वली या मुफ्ती होता था, जिला या शिख का प्रमुख शिकदार होता था, परगना का प्रमुख आमिल होता था, ग्राम का प्रमुख खुद या जमींदार हुआ करता था। प्रमुख सुल्तान सहायता के लिए मंत्रि परिषद मजलिस से खलवत हुआ करती थी। ठीक बात बाबू, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, चलो। भूमि के प्रकार मैंने बता दिए हैं कि खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी, इक्ता निजी होती थी, ग्रांट दान में दी जाने वाली होती थी, जो दान में दी जाती थी, दान में दी जाने वाली, दान में दी जाने वाली, दान में दी जाने वाली। ठीक है, बाकी भूमि की नाप जोक करने का आधार मसाहत कहते थे। आपने मसाहत नहीं पढ़ा? मसाहत तो पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है मसाहत आपको। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये पुराने बारे में चीजें जो है, मतलब अब से पहले जो हो चुकी चीजें उसके लिए। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या बेटा, रेवेन्यू सिस्टम क्या है, उस समय रेवेन्यू टैक्स सिस्टम क्या था, उश्र क्या था, खराज क्या था, ज़कात क्या था, जजिया क्या था, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। चलिए, अरे मुझे नहीं बताना यार, यहां देखो अमन बेटा चुप हो जाए, यहां देख ले। तो ये दान में दी जाने वाली ये सब चीज जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी गो। महत्वपूर्ण वास्तुकला। अब ऐबक की वास्तुकला मैंने आपको बहुत सारी लिखवाई है, लेकिन यहां पे केवल वो लिखी हुई है जो पीछे 5 सालों में पूछी गई है पेपरों के अंदर, 5 से 6 सालों में पूछी गई है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया, इल्तुतमिश ने क्या कराया, ये यू ऑल नो एवरीथिंग। ठीक है, अब हौज शमशी बदायूं लिखा हुआ है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एक हौज सुल्तानी भी थी, हौज ए सुल्तानी। अब हौज सुल्तानी जो थी भाई, ये 2 बनी थी, एक हौज सुल्तानी दिल्ली में है और एक हौज सुल्तानी बदायूं में है। सेम हौज शमशी है, एक बदायूं में है, एक दिल्ली में है। तो आई होप कि आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बलबन के बारे में मैं बता चुका हूं। बलबन का मकबरा है, इस्लामी शैली का पहला मकबरा है, लाल महल दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी इमारतें हैं वो यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, चलो। इसके बाद मैंने विभाग वगैरह बता दिए, जैसे दीवाने विजारत, ये वजीर के लिए, अर्ज मुमलिक के लिए, दीवाने इंशा, रसालात, न्याय, गुप्तचर विभाग, वकाजी कुजात, फरीद मुमलिक, ये सब आप लिख चुके हैं। अब जैसे दीवाने अर्ज किसने बनाया था, इसका प्रमुख दीवाने अर्ज को किसने बनाया, हु मेड इट, हु। अब दीवाने विजारात किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी का मतलब है बेटा फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इंशा, इंशा किसने बनाया था बताओ, दीवाने इंशा किसने बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। रसालत किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। न्याय विभाग काजी उल कुजात ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में शुरुआत से था, दिल्ली सल्तनत में शुरुआत से था। गुप्तचर विभाग बरीद मुमलिक, ये किसने बनाया था बताओ, किसने बनाया था बरीद मुमलिक। बेटा दीवाने अर्ज जो बनाया था वो बनाया था बलबन ने, याद करो। और बरीद मुमलिक गुप्तचर विभाग बलबन ने, ये पढ़ा चुका हूं, समझे। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर भी आप देख लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट देखिए, जब आप हाँ कहेंगे आगे बढ़ जाएंगे। नोट नहीं करना, सिर्फ देख लीजिए, बाद में नोट करना, अभी सिर्फ देख लीजिए फटाफट से। चलो फटाफट फटाफट। हाँ जी हाँ जी, हाँ पीडीएफ पर, हाँ पीडीएफ डलवा देंगे, टेंशन, ऐप पर ही पीडीएफ डल जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर अकबरनामा में कितने पार्ट थे। बेटा अकबरनामा में 3 पार्ट थे, समझे या नहीं समझे। ठीक है चलो। हाँ सर आपका जन्मदिन कब आता है, बेटा मेरा जन्मदिन जुलाई में आता है। अब दीवाने मुश्तखराज किसने बनाया था सर, ये सर अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। एक ही मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आमिर को ही किसने बनाया था, श्री मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ये कृषि विभाग था। दीवाने अर्ज किसने बनाया था, दीवाने अर्ज सर ये एक सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया था जी, बलबन ने बनाया था। सर दीवाने बंदगान किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था।
खैरात, इश्तिहाक, तीनों ही फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। तो ये सारे डिपार्टमेंटल चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब ये कुछ ऐसी बुक है जो दिल्ली सल्तनत में इंपोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत की सारी इंपोर्टेंट बुक। बेटा एक भी क्वेश्चन अगर इस सेशन से बाहर निकल जाए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन अगर इस सेशन से बाहर निकल जाए तो बेकार है बाबू। मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं कार्य करता हूं, ठीक है। चलो तो ये सारे आप देख सकते हैं। सर आपकी बायोग्राफी कौन लिख रहा है? आप ही तो लिख रहे हो अमन, आप लिख देना, ठीक है। चलिए अगर आप मेरी बायोग्राफी लिख देंगे मुझे बढ़िया लगेगा, मौज मारो, ठीक है। आपको मैं उसको ऑफिशियल का दर्जा भी दिलाऊंगा। अच्छा ये सारी किताब देख लेना। अब इसमें से इंपोर्टेंट किताब कोई छाटने की कोशिश मत करना, सारी इंपोर्टेंट है। अमीर खुसरो की ख्वाजनाए फुतूहू या तोलकनामा, ये सारी है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख मुबारक शाही, फतवाई फिरोज शाही, ये सब इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसमें भी एक इंपोर्टेंट किताब आपको देखने को मिलती है, हसन निजामी की किताब ताजुल मशीर। इसमें पूरी दिल्ली सल्तनत है। ये किताब मैंने पढ़ी हुई, ताजुल मशीर। मैंने ताजुल मशीर किताब पढ़ी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, काफी फेमस बुक है। नेक्स्ट अब मुगल काल की संस्कृति की बात थोड़ी बहुत इसके अंदर बताई गई है। सारे रूलर्स के डिजाइन दिए गए हैं। दीज आर माय डिजाइन्स, ग्राफिकल डिजाइनर भी था मैं, तब की बात है ये, ठीक है। तो दीज आर क्रिएटेड डिजाइन है। अब इनके समय में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी किताब अब मैंने यहां एक तरफा लिख दी हैं। तो जो कि बाबरी, बाबरनामा, हुमायूंनामा, तबाक़त अकबरी, अकबरनामा, कलिया दमन, अय्यार ए दानिश ने लिखी थी। बाद में अबुल फजल ने उसको ट्रांसलेट किया। बाद में लीलावती गणित की पुस्तक है, फैजी ने लिखी है। एक बच्चा पूछता था लीलावती, ले भाई, ठीक है। और बताओ मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था लिखो। ये सारी अथर्ववेद जो है इसको ट्रांसलेट किया गया। अच्छा यहां पे मैं जैसे लीलावती, कलियाले दमन, इनका ट्रांसलेशन है सब, ये ट्रांसलेट की गई हैं, इन्होंने खुद नहीं लिखी। लीलावती किताब थी मैथ की, ये मैथमेटिक्स की किताब थी, ये ट्रांसलेट करके फैजी ने लिखी है। अथर्ववेद ये भी ट्रांसलेट करी है, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी है? फारसी में। रामायण, सिंहासन बत्तीसा, ये भी ट्रांसलेट की है। अच्छा महाभारत को क्या बोलते थे? रजनामा। रजनामा, रजनामा को ट्रांसलेट किसने किया? फैजी, अबुल कादिर और बदायूनी, इन तीनों ने मिलकर किया है। राजतरंगिणी सर ये फारसी में ट्रांसलेट की गई है, सिर्फ ट्रांसलेट है, किताब लिखी नहीं है। तुजो के जहांगीरी ये लिखी गई है। पातशाहनामा फारसी में है, अभी मैं बता के आया था, मोहम्मद अमीन और अबुल हमीद, ठीक है, दोनों के बारे में लिख लेंगे। अबुल हमीद इसमें ज्यादा सही है, जैसा कि मैंने बताया था, मेरे हिसाब से हमीद ज्यादा सही होता है इसमें। गीता, 52 उपनिषद और योग वशिष्ठ, ये फारसी में दारा शेखों ने लिखी है। यू नो एवरीथिंग बारी, मैं आपको पहले ही ये सारी चीज करा चुका हूं, ठीक है। सर मेरे एग्जाम में दीवाने आमिर को ही आया था। अरे भाई आंचल, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अब तक आता रहा है और आगे भी आएगा। मुझसे पढ़ने के बाद आगे की 3 से 4 साल के लिए आप होते हैं रेडी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद शाहजहांनामा, इनायत खान, मुख्तबिंद अल बादे, मोहम्मद हाशिम, फतवा-ए आलमगिरी, औरंगजेब, मशीर अल आलमगिरी, शिकी मुस्तैद खान, ये भी मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है बेटा। चलो अब ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर जो इनके समय में बना है, सारे मुगल्स का आर्किटेक्चर ऑलरेडी डिफाइंड है। ये लीजिए, सबका आप देख लेना, सबका मतलब कोई इसमें एक भी पॉइंट नहीं छिका हुआ है बाबू, सारा लिखवा दिया। अटोक का किला ये देखो, अकबर ने बनवाया था। अटोक ये पाकिस्तान में है, ये इस युद्ध में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं? अरे पढ़ाया नहीं क्या? इसके बाद चित्रकला का बात मैंने साथ के साथ ही कर दी थी, चित्रकला की बात, ठीक है। इसके बाद आप ये एक स्लाइड ये और देख लेना कि मुगल डायनेस्टी में किस तरीके से अधिकारी होते थे। काजी उल कुजुत कौन होता था, मुहत्सिब कौन होता था, सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार का निरीक्षक होता था, मुशरिफ अल मुमलिक कौन होता था, लेखाकार होता था, मुश्तफ ए मुमलिक लेखाकार होता था, मीरे अर्ज कौन होता था, याचिका प्रभारी, वकिया नवीस होता था, पत्रकार, और कई बार स्पाई भी होता था, ठीक है। चलो चलो तो ये ऐसे ही रहेगा। सर मैंने आपसे दीवाने अर्ज पूछा था, तो बेटा बलबन वाला चैप्टर देख लेते, उसी में आ गया था, है। आज के लिए बेटा इतना ही। तो जितने भी बच्चे क्लास में आए हैं मेरे ख्याल से आप सभी बढ़िया रहे होंगे और कोई डाउट आपको कहीं से कहीं तक भी नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट आया भी है तो आप मुझे बता दीजिए, आपकी डाउट को दूर किया जाएगा। दूसरी बात मेरे बच्चे याद रखना, कल की क्लास में मैं आपको बहमनी एम्पायर पढ़ाऊंगा और अपने उसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा, हाथ से लिखकर, जैसा मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर वाकई में अच्छा कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो उनको बता सकते हैं कि पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन अगर हिस्ट्री जीनी है
तो वो जीत राणा सर करा सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा लगा मुझे। बाकी जीत राणा .77 जो इंस्टाग्राम है, वहां पर इकोनॉमिक्स के नोट्स भी अपलोड किए गए हैं। ये फाइल आपको वहां पर भी दिख जाएगी, ठीक है, एंड ऐप के ऊपर भी अपलोड करा दी जाएगी, है ना। बाकी आपकी सेवा में सदैव तत्पर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आज आगे आने वाले वर्षों में, और जब तक आप चाहें तब तक आपकी यादों के अंदर बसा मैं हमेशा ही रहूंगा। ठीक है, अच्छा लगता है हमेशा आपके साथ, ऐसे ही मिलते रहेंगे, कल फिर आएंगे और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।